सरफराज ने वहां पे साउथ अफ्रीका ने एक लड़के के लिए, एक खिलाड़ी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था काला। उसको विकेट कीपिंग कर रहे थे ना वो, तो उसमें माइक में आवाज सुनाई दी। लोगों ने बड़ा एतराज किया, सरफराज साहब ने उस पर अपोलोजाइज किया, सरफराज की उस पर पाबंदी भी लगी 3 मैचेस की। सरफराज साहब ने उसको एक्सेप्ट भी किया कि जनाब ये पाबंदी मेरे पे ठीक लगी है। और मैं हमेशा इसकी मिसाल इस तरह दिया करता हूं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे कप्तान ने ये लफ्ज क्यों बोला, प्रॉब्लम ये है कि 99% लोग ना हमारे मुल्क में इस लफ्ज को गलत समझते ही नहीं। दे डोंट कंसिडर दिस वर्ड एज अ रॉन्ग वर्ड। नो वंडर हाउ कैजुअली दे से इन द नॉर्मल गैदरिंग। सर उन्होंने 27 साल जेल काटी है इस लफ्ज के पीछे, 27 साल नेल्सन मंडेला ने, ठीक है, इसी लफ्ज के राइट्स की खातिर, इन्हीं लोगों के राइट्स की खातिर। आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उनको ये अल्फाज अदा करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम कैजुअली ये लफ्ज इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं ना है कि ये लफ्ज गलत है। जब हमें पता ही नहीं है कि लफ्ज गलत है तो फिर नेचुरली हम इस्तेमाल करेंगे ये लफ्ज। सेम गोज फॉर आवर पीपल एज वेल। नो वन हैज टोल्ड देम कि यार मोदी नहीं कहना है, हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी कहना है। नो वन हैज टोल्ड अस कि ट्रंप नहीं होता, प्रेसिडेंट ट्रंप होता है, प्रेसिडेंट बाइडेन होता है, ठीक है। ये अल्फाज का, अच्छा यही अल्फाज फिर हम ना इंटरव्यू में अननेचुरली हमारे मुंह से निकल जाते हैं। वो जो बंदे बैठे हुए हैं ना सामने, 30-30, 35-35 साल की सर्विस करके, आपका ख्याल है आपका नॉलेज चेक करने के लिए बैठे हैं? नॉलेज का के बारे में उन्होंने चेक कर लिया यार, उनको तो पता है आपको पता है, इसलिए तो आप सामने बैठे। मैं हमेशा वो स्टूडेंट्स कहता हूं कि वो हमारी एक दफा डिस्कशन हुई थी पैनलिस्ट के साथ, तो पैनलिस्ट ने मुझे बड़ा खूबसूरत लफ्ज बोला था, उसने कहा यार आई नो दैट यू नो, दैट इज व्हाई यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। भाई 30,000 बंदों में से 400 बंदे हमने फाइनल कर दिए, हमें पता है कि तुम्हें पता है, नॉलेज तो हमने चेक कर लिया तुम्हारा। हम तो अब ये देख रहे हैं कि तुम अफसर कैसे लगोगे। तुम्हें जब सवाल नहीं पता होता या जवाब तुम्हें नहीं आ रहा होता तो तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन क्या बताता है। तुम्हें जब प्रेशर डाला जाता है तुम्हारे ऊपर तो तुम ब्रेक होते हो, तो तुम्हारे ये माथे पे फ्रॉन्स जो आ रहे होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, ठीक है। तुम लड़खड़ा रहे हो अपनी बातों में, तुम अपना लॉजिक दे रहे हो, तुम इमोशनल बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हम तो सिर्फ तुम पे प्रेशर डाल के ये देख रहे होते हैं, वरना हमें पता है कि तुम्हें पता है। हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ यू एंटर द रूम, हाउ यू शेक द हैंड्स। हमें चीजों के बारे में हमारी आदत है बड़ी सिंपल सी, हमारी आदत होती है बड़ी सी, बंदे आए ना, कोई टीचर बैठा हो, अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है, सीधा जाके उसके पास, हमारी आदत है लोगों की, गलत नहीं। प्रॉब्लम यह है कि शेकिंग हैंड्स इज बेसिकली द प्रोग्रेटिव ऑफ द सीनियर, नॉट द जूनियर। जूनियर ने नहीं हैंड शेक करना होता, उसने कह दिया अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है, गुड। अब ये आपका जो सीनियर है उसका प्रोग्रेटिव है कि उसने हैंडशेक करना आपके साथ, नहीं करना। क्योंकि जो अफसर बैठा हुआ है उसको खड़ा होना पड़ेगा आपसे हैंडशेक करने के लिए। आप उसको बोला अस्सलाम वालेकुम सर, तो जाके उसे करेंगे, वो बेचारा बड़ी मुश्किल बैठा है अभी, उसको फिर बेचारे को खड़ा होना पड़ेगा, आपसे हैंडशेक करना पड़ेगा। एक नॉर्मल सिचुएशन है, राइट। तो इस तरह की जो आदत होती हैं, ये सिंपल नॉर्मल हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, देयर आर थिंग्स दैट दे चेक, डू यू नो हाउ टू कंडक्ट, उसमें से फिर वो ऊपर के 400 में से ना ऊपर के 250 उठा लेते, ठीक है। इससे ये तो फिल्टर्स लगते हैं सारे के सारे आपके। तो ये चीजें सारी की सारी समझने वाली होती हैं। ये पूरे का पूरा जो बंदा, फिर तो स्टूडेंट कहते हैं सर वो जो लोग पास होते हैं, टॉप पोजीशंस के अंदर आते हैं, उनके अंदर क्या खासियत होती है। मैं कहूं उनमें कोई खासियत नहीं होती, उनमें सब चीजें बराबर 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 थोड़ी थोड़ी होती हैं। उनको सब कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन उनको कुछ चीजें ऐसी पता होती हैं जिनके बारे में उनको सब कुछ पता होता है। उनको सब कुछ के बारे में सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन उनको कुछ चीजों के बारे में सब कुछ पता होता। बात समझ आ रही। तो वो सिचुएशन होती है, इस तरह के लोग होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। वो कहते हैं यार इस सब्जेक्ट में तो नहीं मैं हिलने देता, तो इस सब्जेक्ट के अंदर फर्दर हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस पर आओगे, फॉरेन पॉलिसी पे आओगे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज पर आओगे या पाकिस्तान के इंटरनेशनल इश्यूज पे आओगे, मैं नहीं हिलने देता। इस पे मेरी कमांड है। मुझे नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं हिलने देता, कमांड है उसकी। फिर वो इंटरव्यू में अपने अपने इंटरव्यू को ना घुमाता है उधर कि चल मुझे लेके चल, और फिर यकीन करें पैनल चल पड़ता है, क्योंकि वो ना फिर जानबूझ के 2-4 दफा इस तरह की बातें करता है कि पैनल निकलता है उधर को कि चलो उसको टेस्ट करते हैं। उसी टेस्ट में वो घुमाता रहता है उनको इधर उधर इधर उधर इधर उधर।
उसके उसके जवाबों में से नए सवाल निकल आते हैं। मैं इस चीज को हमेशा कहता हूं कि समटाइम्स अ राइट आंसर माइट नॉट बी अ गुड आंसर। अ राइट आंसर माइट नॉट बी अ गुड आंसर। एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछे जी हाँ जी आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, गुड, राइट आंसर, इसमें कोई गलत नहीं किया आपने। लेकिन गुड आंसर पता क्या होगा? वो आंसर जिसके अंदर से कोई एक और क्वेश्चन निकले, ताकि वो उधर ही घूमता रहे। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद, व्हाई फैसलाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान? नाउ योर आंसर क्रिएटेड अ क्वेश्चन, नाउ दैट इज अ गुड आंसर, not necessarily a right answer, but a good answer. I am from California of Pakistan, Sargodha. Why Sargodha is called California of Pakistan? Now these kind of answers create more questions. वो फिर आपको ना, आप उधर ही घुमाते रहते हो उसको कि चल मेरे से इधर ही पूछता रहे, पूछता रहे, मेरे से इधर ही पूछता रहे। वरना अगला सवाल क्या, वेयर आर यू फ्रॉम, फैसलाबाद, व्हाट इज कॉस्मोस, किथे कॉस्मोस ते किथे फैसलाबाद, भाई वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। बात समझ आ रही? तो इस ऐसे सिनेरियो के अंदर ना बड़े लोग कहेंगे सर मेरे इंटरव्यू में ना उन्होंने मुझसे टोकन क्वेश्चन बड़े पूछे, उस किताब का नाम बताओ, उस किताब का नाम बताओ। भाई 8 साल का मेरा इंटरव्यू की तैयारी या रिटर्न की तैयारी का निचोड़ ये है कि पैनल आपसे टोकन क्वेश्चन सिर्फ 2 कंडीशंस में पूछता है। कंडीशन नंबर 1, वो आपके आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चंस में आपके एनालिसिस से बिल्कुल मुतमईन है, उसको पता है कि आपको पता है, इसलिए वो कहता है मैं टोकन क्वेश्चंस पूछूं उससे, पाकिस्तान कैपिटल क्या है, इंडिया कैपिटल क्या है। नंबर 2, उसको पता है इसको कख नहीं पता, ठीक है, कोई आर्गुमेंट नहीं है इसका, चलो उसको थोड़े बहुत टोकन क्वेश्चन पूछ के देखते हैं कि उसको शायद कुछ पता हो तो पास करते हैं। देयर आर ओनली 2 कंडीशंस where the panel go towards token questions. Either they know that you exactly know, or number 2 they know that you don't know anything. That is why वो कहते हैं यार फेल करने से बेहतर है कुछ और करके पूछते हैं सवाल के, कुछ तो चलो पास तो करें ना, 100 नंबर तो दें। बात समझ आती? तो ये टोकन क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं। पैनल यार बैठा हुआ है, वो क्यों फेल करेगा, उसको पता है यार इतनी मेहनत करके बेचारा मेरे सामने आके बैठा है, वो कोशिश करता है पास। हम ही होते हैं बेवकूफ जो पास नहीं होते, 600 नंबर लेके चले जाते हैं, ठीक है जनाब, फिर आप कहते हैं लुट गए, बर्बाद हो गए जनाब, समझ ही नहीं आई। भाईजान ये देखो, ये सीधा सा फार्मूला है, इतने नंबर जेब में लेके जाओ, 5 सवाल ड्रॉप भी कर रहा हो ना वहां पे फर्क नहीं पड़ता। 110 नंबर भी आ गए ना आपके इंटरव्यू के अंदर तो 830 है। इस वक्त हमारे स्टूडेंट है 826 मार्क्स है उसके टोटल, उसकी 54th पोजीशन है, पुलिस में गया। 110 इंटरव्यू में 720, 830, इससे ज्यादा नंबर ही है आपके। अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत बड़ा ब्लंडर मारो, 100 भी ना लो आप, आपकी एलोकेशन आपकी जेब में है, इधर कहीं नहीं गई एलोकेशन। 60 नंबर 60 नंबर 60 नंबर 60 नंबर, ये सिंपल फॉर्मूला है यार, खेलना है इसी चीज के अंदर। आपने फरवरी 2025 तक का टाइम है, हर सब्जेक्ट में इतनी 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 तैयारी कर लो कि 60 60 60 60 60 60 पूरे कर लो। 2 सब्जेक्ट के अंदर 70 70 70 पे चले जाओ, वो जो ऊपर के 10 10 15 15 नंबर मिलेंगे वो ये मार्जिन पूरा कर देंगे, ऐसे वाला और प्रेसी वाला, आप ही कहानी पूरी हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पता होना चाहिए कि नंबर लेने कितने हैं। आपको पता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं कितने नंबर लेने चाहिए, ठीक है। तो आपने इसकी ही तैयारी करनी है, उसकी तैयारी करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये चीजें जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं सारी की सारी, ठीक है जी। आइडिया क्लियर हो गया जी आपको, समझ आ गई बात? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वेयर डू वी स्टैंड। ये इस तरह की चीजें समझनी जरूरी है, अपने स्टार्ट से लेकर चलें, ताकि जब आप इंशाल्लाह CSS 25 तक पहुंचे तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां पर पहुंचना है। क्लियर होगी बात? बाकी अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर। आए जी, इश्यूज लिखते हैं, क्योंकि ये बातें फिर बार बार नहीं होंगी, ये बातें अभी मैंने बता दी, आपको पता है कि 720 पे जाना है, मेहनत अब आपने करनी है, अल्लाह खैर करे। आए जी, हेडिंग डालें इश्यूज इन द 18th अमेंडमेंट, या आप हेडिंग डाल सकते हैं हाउ द सेंटर एंड प्रोविंस रिलेशन हैज बीन अफेक्टेड आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। इश्यूज इन द 18th अमेंडमेंट आप हेडिंग डाल सकते हैं, या हाउ सेंटर एंड प्रोविंस रिलेशन हैज बीन अफेक्टेड आफ्टर द 18th अमेंडमेंट।
समझ आ गई बात? या एक और हेडिंग बन सकती है आपके पास, वाई देर इज अ डिबेट, वाई देर इज अ डिबेट ऑन द 18th अमेंडमेंट। ये कोई भी हेडिंग बन सकती है, क्योंकि इन ये तीनों किस्म की हेडिंग्स ना पास्ट पेपर्स में पूछी हुई हैं उन्होंने। कहीं उन्होंने पूछा है कि 18th अमेंडमेंट के अंदर सेंटर प्रोविंस रिलेशन इफेक्ट कैसे हुआ है, कहीं उन्होंने पूछा है कि आपके पास जो ना 18th अमेंडमेंट के इश्यूज क्या हैं, या कहीं उन्होंने सवाल पूछा है कि व्हाई देयर इज अ डिबेट ऑन द 18th अमेंडमेंट। तीनों हेडिंग्स का एक ही जवाब है, समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अब क्वेश्चन आ गया है कि 18th अमेंडमेंट पे डिबेट क्यों है, या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द 18th अमेंडमेंट, या व्हाट आर द इश्यूज इन द 18th अमेंडमेंट। उसके लिए पॉइंट नंबर 1 को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। लिखिएगा जी, एब्रप्ट, लिखिएगा जी, हेडिंग नंबर 1 डालिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। एब्रप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एब्रप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस, abrupt distribution of power abrupt distribution of power from the center to the provinces। पहला टॉपिक आपने, या सॉरी पहला हेडिंग आपने डाल दी, abrupt distribution of power from the center to the provinces। 18th अमेंडमेंट का सबसे पहला मसला पता क्या है? सबसे पहला मसला यह है कि आपने पावर सेंटर से प्रोविंसेस में जो डिवाइड की वो एब्रप्टली डिवाइड, एकदम। समझ आ गई बात? अब जरा अटेंशन देनी है आपने मेरी तरफ, 2-4 मिनट का एनालिसिस है, पहले वो समझ लें फिर लिखते हैं। मेरी नजर में 18th अमेंडमेंट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मसला यह है कि आपने पावर जो थी सेंटर से प्रोविंसेस में जो डिवाइड की वो एब्रप्टली डिवाइड। आपने एजुकेशन, आपने हेल्थ, आपने लॉ एंड ऑर्डर, ये सारा कुछ आपने एकदम किसको दे दिया? सेंटर से निकाल के प्रोविंसेस को। प्रोविंसेस को कहा कि भाईजान तुम हेल्थ पे भी तुम ही काम करो, एजुकेशन पे भी तुम ही काम करो, लॉ एंड ऑर्डर पे भी तुम ही काम करो, सारा काम तुम। इससे प्रॉब्लम पता क्या आई है? प्रॉब्लम समझाता हूं क्या आई है। प्रॉब्लम यह आई है कि सारी की सारी पावर शुरू में सेंटर के पास थी। 1947 से लेकर 2010 तक, जब तक 18th अमेंडमेंट नहीं हुई, सारी पावर किसके पास थी? सेंटर के पास। सेंटर ने प्रोविंसेस को कोई पावर नहीं दी। जब सेंटर ने प्रोविंसेस को कोई पावर नहीं दी तो प्रोविंसेस की कैपेसिटी ही नहीं बिल्डअप हुई। जब प्रोविंसेस की कैपेसिटी ही नहीं बिल्डअप हुई तो प्रोविंसेस को पता ही नहीं था कि जब पावर हमारे पास आएगी तो हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, या हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। समझ आ गई बात? तो जब पावर एकदम प्रोविंसेस को मिली तो प्रोविंसेस अब बुखला गए। प्रोविंसेस को समझ नहीं आ रहा कि इस सारे के सारे मसलों को हल कैसे किया जाए। वो एजुकेशन को हाथ मारते पता चलता है हेल्थ खराब है, हेल्थ को हाथ मारते पता चलता है एजुकेशन खराब है, एजुकेशन पे कुछ काम करना शुरू करते पता चलता है लॉ एंड ऑर्डर खराब है। वो हर चीज के अंदर मसले को ना उनको पता चल रहा है। अब दूसरी तरफ हो पता क्या रहा है? दूसरी तरफ हो ही रहा है कि सेंटर कहता है कि 2010 से लेके आज 2024 आ गया, 14 साल हो गए हैं, प्रोविंसेस से कुछ भी नहीं हुआ। ना हेल्थ ठीक हो रहा है, ना एजुकेशन ठीक हो रही है। प्रोविंसेस उसके बदले में कह रहे हैं कि वो हमसे इसलिए ठीक नहीं हो रही क्योंकि 60 साल से आपने कुछ नहीं किया इन चीजों के ऊपर। क्योंकि प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं कि हम किसी एक चीज को ठीक ही नहीं कर पा रहे, हमें कोई दूसरा मसला नजर आ जाता है। तो सेंटर बिलीव्स के प्रोविंसेस कुछ नहीं कर रहे, प्रोविंसेस बिलीव्स के सेंटर ने कुछ नहीं किया। तो एब्रप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, इंस्टेड ऑफ के प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ गए। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हमने गालियां सेंटर को देनी है 60 साल से कुछ नहीं किया इसलिए, या प्रोविंसेस को देनी है कि इन्होंने 14 साल से कुछ नहीं किया इसलिए। हमें पहले तो हमें पता था ना कि सबको गालियां सेंटर को ही देनी है। अब समझ नहीं आ रही कि यहां पर ब्लेम जाएगा किसकी तरफ, फॉर द प्रॉब्लम्स विच द सेंटर डिड फॉर 60 years और द प्रॉब्लम्स विच द प्रोविंसेस हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 14 years। जिसकी वजह से हो पता क्या रहा है? हो यह रहा है कि ये सेंटर प्रोविंस रिलेशन भी मजीद खराब होता जा रहा है। सेंटर समझ रहा है कि प्रोविंसेस कुछ नहीं कर पा रहे, प्रोविंसेस कह रही हैं सेंटर से कुछ नहीं हुआ था 60 साल से, तो सेंटर प्रोविंस रिलेशन भी खराब हो रहा है। इसकी वजह ही यह है कि एब्रप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुई। आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी चाहिए थी? स्टेप बाय स्टेप। आपको एक एक करके पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए थी।
आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टम ठीक करना चाहिए था। सिस्टम हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही ठीक होता है, एकदम नहीं ठीक होता। घर में सरकार अगर आपने पेंट करवाना है तो सारे कमरों में इकट्ठा नहीं शुरू कराते, समझ आ गई? तो खुद कहां रहेंगे फिर? तो भाई एक कमरे में शुरू हो गया, उसके बाद वो कंप्लीट हो गया, सामान उठा के उधर से उधर कर दिया, उधर से उधर कर दी। प्रॉब्लम क्रिएट तब होती है जब एब्रप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शुरू हो जाती है, सब कुछ एकदम डिवाइड हो जाता है। आपको मैं एक और तरीके से समझाता हूं, देखिए जब हम ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू था। इंडिया को डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता था। हम तो राजे महाराजाओं के दौर में रहने वाली कौम थे। राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर वो मर गया, फिर उसका भाई मर गया, उसने उसके बाप को मार दिया, फिर और राजा, ऐसे ही चल रहा था। हमें तो नहीं पता था कि कोई डेमोक्रेसी क्या होती है, इलेक्शंस क्या होती है। तो गोरा आया हमारे पास, उसने आके बताया कि नहीं भाईजान, कुछ डेमोक्रेसी नाम की चीज होती है, इलेक्शंस होते हैं, सारा कुछ होता है। डेमोक्रेसी हमें सिखाई किसने? ब्रिटिश ने। इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट सिखाया किसने हमें? ब्रिटिश ने। हमें तो पता ही नहीं था सारा कुछ। तो जब सब कुछ हमें ब्रिटिश ने सिखाया तो डेमोक्रेसी के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है प्रोविंसेस तक, ये भी हमें किससे सीखना चाहिए था? ब्रिटिश से, जो सिस्टम को लेकर आए थे। और ब्रिटिश पता क्या करते थे? सिस्टम हमेशा स्टेप बाय स्टेप ठीक करते थे। वो एकदम सिस्टम ठीक नहीं करते थे, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम ठीक करके आते थे। कैसे? इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट आई है जाके 1935 तक इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ही नहीं थी, राइट? स्टेप बाय स्टेप पावर चेंज कर रहे थे। समझ आ गई बात? इंडिया के अंदर जो है वो आपके पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में 1935 में आया जाके, उससे पहले था ही नहीं। इंडिया के अंदर सारे के सारे जो मिनिस्टर होते थे गोरे होते थे शुरू में, फिर एक इंडियन ऐड हुआ, फिर 3 इंडियन ऐड हुए, फिर आगे मजीद ऐड किया गया। स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिले थे शुरू में, फिर मिले। पहले 6 सीटें मिली, फिर 27 सीटें मिली, फिर आगे से आगे चलते गए। स्टेप बाय स्टेप काम चेंज हो रहा है, एकदम नहीं चेंज करते थे। एकदम सारे प्रोविंसेस को डिवाइड नहीं किया। बंगाल को डिवाइड करने से पहले 1901 में एनडब्ल्यूएफपी बनाया और आसाम बनाया, फिर बंगाल को डिवाइड किया। समझ आ गई बात? तो स्टेप बाय स्टेप काम चेंज हो रहा है, एकदम नहीं सारे के सारे काम छेड़ लिए। फिर जब इंडियंस ने कहना शुरू किया कि हमें मजीद पावर दें आप असेंबलीज के अंदर, गोरे ने कहा लो जी सारी की सारी पावर खुद रख लो। उसके बदले में उसने क्या किया? बाय कैमरा लेजिस्लेचर ले आया, सेनेट उठा लाया और सेनेट में खुद बैठ गया। उसने कहा जी आपको पावर चाहिए लोकसभा में, ले लो, हम लेकर आए हिंदुस्तान में सेनेट, उसमें बैठेंगे हम। स्टेप बाय स्टेप काम चेंज हो रहा है। तो ब्रिटिश जब सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप चेंज किया करते थे, और डेमोक्रेसी भी आपको गोरे ने सिखाई, सिस्टम सारा गोरे ने सिखाया, तो फिर आपको सिस्टम के अंदर पावर्स डिवाइड भी वैसे करनी चाहिए थी जैसा गोरा करता था, ब्रिटिश करता था। लेकिन आपने उसका टोटली ऑपोजिट काम किया। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द पावर्स स्टेप बाय स्टेप, यू डिवाइडेड द पावर्स एब्रप्टली। और रिजल्टेंटली वो जो एब्रप्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रिजल्ट नेगेटिव निकला है, क्योंकि प्रोविंसेस की तो कैपेसिटी ही नहीं थी। प्रोविंसेस को तो काम करना आता ही नहीं था, प्रोविंसेस को तो लॉ मेकिंग भी नहीं आती थी। तो आपको करना क्या चाहिए था? पावर को स्टेप बाय स्टेप चेंज करना चाहिए था। मेरी बात फॉलो हो रही? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि आपको जब तक उस सिस्टम को डेवलप नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप चेंज नहीं करते स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आपका सिस्टम हमेशा क्या करता है? बैकफायर करता है। दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विद द 18th अमेंडमेंट। मेरी बात समझ आ गई? तो इसको आप लिख लें 2-3 लाइनें इसके अंदर, ताकि आपके ज़हन में ना याद रहे। पावर्स शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेप बाय स्टेप। Powers should have been distributed step by step instead of abrupt distribution of power. Instead of abrupt distribution of power. It should have been done as the British used to do. It should have been done as the British used to do. पहली बात समझ आ गई? यह है पहला मसला 18th अमेंडमेंट की वजह से, और इसी वजह से सेंटर प्रोविंस रिलेशन भी खराब हो रहा है। जो ब्लेम गेम शुरू हो गई ना, इसी वजह से प्रोविंसेस के दरमियान प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। यही सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से हो या रहा है कि 18th अमेंडमेंट का फायदा ही नहीं हो रहा।
जो होना चाहिए था, जो हम सोच रहे थे। प्रॉब्लम नंबर 2 नोट कीजिएगा जी। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा जी, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस विद इन Pakistan's administrative units, structural differences between Pakistan's administrative units, structural differences between Pakistan's administrative units। लिख लिया आपने? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कहते हैं प्रोविंसेस को, प्रोविंसेस को जो आपके पास, आपके मुल्क के अंदर आपके, अगर आपके मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, आपके मुल्क में डेमोक्रेसी आती है, तो डेमोक्रेसी में जो आपके प्रोविंसेस होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर देयर इन पाकिस्तान, 4, राइट? जो आपके 4 सूबे, जितने सूबे हैं उतने ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं। तो आप सूबों को प्रोविंसेस भी कहते हैं, सूबों को स्टेट्स भी कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 स्टेट्स है ना, 50 रियासतें हैं, 50 प्रोविंसेस हैं उससे, तो वहां पर स्टेट्स कहा जाता है। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 उनकी जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स उनके अलग हैं, जिनको बेसिकली जो है ना वो स्टेट्स नहीं कहा जाता उनको, वो नॉन स्टेट उनके पास एंटिटीज आती हैं। जिस तरह दिल्ली है, उनकी अंडमान आइलैंड्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं। तो टोटल प्रोविंसेस कितने हैं पाकिस्तान में? 4। तो इसका मतलब है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कितने हुए? 4। तो हमने लिखा है, हेडिंग डाली है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। अब यहां से जरा समझने की कोशिश करते हैं। मसला यह है कि हमारे मुल्क के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं 4, उनके विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बहुत से स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस थे और आज भी मौजूद हैं। देखिए, आपके 4 सूबे, उसमें से आपका सबसे नया सूबा है बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान बना जाके सूबा 1970 में, 1970 में। उससे पहले बलूचिस्तान सूबे के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता था। समझ आ गई बात? उससे पिछला सूबा आपका बना वो था आपका खैबर पख्तूनख्वा, जिसको NWFP कहते हैं। इवन दो ये 1901 में बन गया था, लेकिन इसका जो प्रोविंशियल राइट्स मिले, इसको जो पावर मिली प्रोविंसेस की, वो जाके 1937 में मिली, 1937। समझ आ गई बात? उससे पिछला सूबा था आपका सिंध, जो कि जाके आजाद हुआ, सेपरेट हुआ बॉम्बे से 1935 में जाके, 1935। यानी कि बलूचिस्तान आपका प्रोविंस बना है 1970 में, NWFP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा 1937 में, सिंध जाके कब पैदा हुआ? 1935। एक आपके पास 50 सूबा पंजाब। अब यहां पे जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 1900 पे आए, 1900 तक। जब हम 1900 की बात करते हैं तो 1900 तक पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 6 सूबे थे। पूरे हिंदुस्तान में, नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, टॉकिंग अबाउट इंडिया। पूरे इंडिया में कितने सूबे थे? 6। एक आपके पास सूबा था पंजाब का, एक आपके पास सूबा था आपके पास बंगाल का, एक आपके पास सूबा था यूपी का, एक था सीपी का, एक था मद्रास का, और एक था बॉम्बे का। सिंध बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था। ठीक, 6 सूबे थे बस, टोटल 6। बाकी सारी आपके पास प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, राजे महाराजों की रियासतें होती थी। कहीं राजा कहा जाता था, कहीं महाराजा, कहीं कंवर, कहीं सुल्तान, कहीं नवाब, कहीं राव, कहीं निजाम, डिफरेंट नाम हुआ करते थे। उनकी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। सूबे कितने थे? 6। पंजाब, बंगाल, यूपी, आम जुबान में से उत्तर प्रदेश कहते थे। इसका असल नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। यूपी, उत्तर प्रदेश इसलिए आम जुबान इसलिए कहते थे क्योंकि इंडिया की नॉर्थ में था, उत्तर प्रदेश। इसलिए इंडिया में जितने भी सूबे इनके नॉर्थ में, उनके नाम उत्तराखंड। समझ आ गई? जो इंडिया की स्टेट है उत्तराखंड, उत्तर ऊपर के लिए साइड, क्योंकि नॉर्थ में आते हैं। दैट इज व्हाट इट वाज कॉल्ड, कॉमनली नोन एज उत्तर प्रदेश, लेकिन इसका असल नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। आज यूपी का कैपिटल है लखनऊ। आगरा आज भी यूपी के अंदर एग्जिस्ट करता है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। समझ आ गई बात? और यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। अगर यूपी को एक मुल्क काउंट किया जाए तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन सिर्फ एक सूबे में, उनके यूपी के अंदर। सीपी, सेंट्रल प्रोविंसेस,
मद्रास जिसका अब नाम आ गया तमिलनाडु, चेन्नई कैपिटल बन गया उसका, और बॉम्बे। ये 6 प्रोविंसेस थे। इन 6 प्रोविंसेस में से ये जो प्रोविंस है ना, ये बंगाल, पंजाब, ये वाहिद प्रोविंस है जो इस वक्त पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। पंजाब का कैपिटल होता था लाहौर, राइट। लाहौर किसी दौर में हिंदुस्तान का कैपिटल हुआ करता था। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें। पंजाब क्योंकि हिंदुस्तान का एक प्रोविंस था, पंजाब ऑलरेडी डेवलप्ड था। पंजाब का कैपिटल लाहौर हिंदुस्तान का कैपिटल हुआ करता था। पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर था, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, पंजाब की डेमोक्रेसी बेहतर थी, पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी बेहतर थी। सारा सिस्टम पंजाब का ऑलरेडी डेवलप्ड था क्योंकि ये वन ऑफ द 6 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया हुआ करता था। समझ आ गई बात? बाकी सूबे तो बाद में बने। जो बाकी सूबे बाद में बने आपके पास 2010 में आते आते, उनकी तो उतनी कैपेसिटी थी ही नहीं जितनी कैपेसिटी किसकी थी, पंजाब की। क्योंकि पंजाब ऑलरेडी डेवलप हुआ था, ऑलरेडी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर था, ऑलरेडी डेमोक्रेसी बेहतर थी, ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी बेहतर थी, राइट, ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड थे, एजुकेशन का सिस्टम बेहतर था। तो हुआ पता क्या हुआ, ये कि जब 2010 में आपके सेंटर ने पावर्स प्रोविंसेस में डिवाइड की ना, तो पंजाब का क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी डेवलप था, वो इस पावर को सस्टेन कर गया क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बेहतर था। वो आपको रिजल्ट देना शुरू हो गया। जब उस सूबे ने आपको रिजल्ट दिए तो फिर सेंटर ने पता क्या किया, सेंटर ने बाकी तीनों सूबों को बुलाया। उसने कहा यार ये देखो, ये तुम्हारा भाई अगर रिजल्ट दे सकता है तो तुम क्यों नहीं रिजल्ट देते? तो हुआ पता क्या, इंस्टेड ऑफ के ये तीनों भाई अपने इस भाई से कुछ सीखते, इन तीनों को इस भाई से नफरत हो गई कि हमें डांट पड़ती है इसकी वजह से। कसूर इसका नहीं था, कसूर उन पॉलिसी मेकर्स का था कि जिनको पहले इन तीनों भाइयों की कैपेसिटी इसके बराबर करनी चाहिए थी, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए थी। आपने सेंटर प्रोविंस रिलेशन तो खराब किया ही किया है, आपने 18th अमेंडमेंट में प्रोविंस प्रोविंस रिलेशन भी खराब कर दी। वो जो प्रोविंसेस के दरमियान प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ गई हैं। अब इंस्टेड ऑफ के कोऑपरेशन होती, अब वो मजीद बढ़ गई है। आपको पहले इन तीनों सूबों की कैपेसिटी इसके बराबर करनी चाहिए थी, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए थी। जब आपने पावर चारों में एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो इसका मतलब है कि आपके मुताबिक चारों सूबों के पास एक जैसी कैपेसिटी है। ऐसा ही है ना? अगर आपने चारों को एक जितनी पावर दी है, इसका मतलब क्या है, चारों के पास एक जितनी कैपेसिटी है। अगर चारों के पास एक जितनी कैपेसिटी है तो छोटी सी एग्जांपल है, सीएसएस में कोटा क्यों है? कोटे की एग्जिस्टेंस ये साबित करती है कि आपको चारों सूबे जैसे नहीं है। आपके 3 सूबों के पास, स्टूडेंट्स के पास वो एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है जो पंजाब के पास है। इसलिए तो कोटा रखा हुआ है आपने। कोटा इसलिए वक्त की जरूरत है, आपको छोटे सूबों को ज्यादा राइट्स इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि उन तीनों के पास वो एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है जो पंजाब के पास है। मेरी बात समझ आ रही? आप पहले सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स को वही टीचर दें जो पंजाब के पास है। आप उनको वही फैसिलिटीज दें एजुकेशन की जो पंजाब के पास है। कोटा खत्म कर दीजिएगा। लेकिन कोटा रखना पड़ेगा आपको, इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि उन तीनों के पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो पंजाब के पास। अगर आप कह रहे हैं कि चारों की कैपेसिटी एक जैसी है तो कोटा क्यों है? कोटा का होना यह साबित करता है कि चारों के पास एक जितनी कैपेसिटी नहीं है। उन तीनों के पास कम कैपेसिटी है, उनको ज्यादा मिलना चाहिए था। उनकी कैपेसिटी पहले इसके बराबर करनी चाहिए थी, फिर इनकी पावर को जितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो इंस्टेड ऑफ सेंटर प्रोविंस रिलेशन गेटिंग बेटर, योर पॉलिसी मेकर्स डिस्ट्रॉयड इवन द प्रोविंस प्रोविंस रिलेशंस। अब लड़ाई हो रही है चारों सूबों के दरमियान, और जिन्होंने किया था वो जनाब घुंगलू झाड़ के ऊपर बैठ गए कि सरकार हमारा काम था पहुंचा देना, वमा अलैना इल्लल बलाग। अब आपस में खुद ही फैसला करो। वो चारों कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान अब बैठ के सुलह करवाने वाला कोई नहीं है। उनको चारों को अपने आप पे छोड़ दिया गया। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन ये चल रही। हमारा सबसे बड़ा मसला यह था कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो थे उनके स्ट्रक्चर को पहले एक जितना करना चाहिए था।
पहले हमें उतनी ही एजुकेशन, उतना ही लॉ एंड ऑर्डर, उतनी ही फैसिलिटीज पहले तीनों प्रोविंसेस में अप्लाई करनी चाहिए थी, ताकि चारों सूबों के पास एक जितनी कैपेसिटी होती। फिर आप क्या करते, चारों के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन हमने तो उल्टा कर दिया, हमने सेंटर प्रोविंस रिलेशन भी क्या कर दिया, खराब कर दिया, प्रोविंस प्रोविंस रिलेशन भी खराब कर दिया। 18th अमेंडमेंट इज अ गुड थिंग, but it has not been implemented in the right way. It should have been implemented step by step. And number two, first of all, the capacity should have been given to the provinces. उसको कैपेसिटी देनी चाहिए थी। आपने अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाईजन क्रिकेट खेलनी है तो अपने बैट्समैनों को तेज पिचेस पे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, उस कंडीशन में प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, फिर लेकर जाएं उनको ऑस्ट्रेलिया। डेड पिचेस पे आप प्रैक्टिस करवाएंगे ना, और उधर जब आपको 150 की गेंद पे स्पीड पे गेंद आएगी तो सरकार फिर नहीं आपकी तैयारी होगी। आपको पहले कैपेसिटी बनानी पड़ेगी उसकी, फिर रिजल्ट एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार इंडिया रिजल्ट दे रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं रिजल्ट दे रहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सर इसलिए दे रहा है क्योंकि हर साल इंडिया 5 टेस्ट मैच खेलने जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेलने आता है इंडिया। इनकी आपस की टीम के बारे में पता है उनको। हमने तो 14 साल बाद पता नहीं पहली दफा ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, हमें पता ही नहीं उनकी पिचेस का, उनका हमें पता ही नहीं वहां के सिस्टम का। तो आपको पहले इन तीनों सूबों को इनकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने चाहिए थे, कंपेरेबल टू द रिफॉर्म्स दैट वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन वन प्रोविंस। तब आपको पावर को क्या करना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। समझ आ गई बात, नोट करते हैं इसको, देखिएगा जी। द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वर रिक्वायर्ड, the structural reforms were required in the administrative units. The structural reforms were required in the administrative units, which should have been equal in all 4 provinces. Which should have been equal in all 4 provinces. Full stop. Punjab was one of the 6 provinces of undivided India till 1900. Punjab was one of the 6 provinces of undivided India in 1900. Comma, NWFP became a province in 37. NWFP became a province in 1937. Sindh in 35. And Balochistan in 1970. In 1970. समझ आ गई बात। पंजाब had better infrastructure, more capacity building, good education building, good education, and working bureaucracy. And working bureaucracy. Hence, after 18th Amendment, the results given by Punjab were better than the other provinces. Results given by Punjab were better than other provinces. So, it was a narrow-minded approach of the policymakers.
So it was a narrow-minded approach of the policymakers. Who should have created equal capacity for all provinces. Should have created equal capacity for all provinces before the division of power. Before the division of power. समझ आ गई? Hence today the horizontal and vertical relations. Hence today the horizontal and vertical relations. Horizontal and vertical relations का मतलब पता क्या? Horizontal province, vertical province versus center. समझ आ गई बात? Horizontal and vertical relations have been affected. Hence the horizontal and vertical relations have been affected. तो दोनों इफेक्ट हो गए. हॉरिजॉन्टल मतलब प्रोविंस, वर्टिकल मतलब प्रोविंस सेंटर. समझ आ गई बात? दो बातें क्लियर हो गई. पॉइंट नंबर 3 देखिए जी. पॉइंट नंबर 3. चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. देखें कैपेसिटी की हम जब बात करते हैं ना कि हमें कैपेसिटी देखनी चाहिए थी प्रोविंसेस की. देखिए पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करें. हर इलाका जो होता है ना, हर इलाका जिस मर्जी मुल्क में मौजूद हो, हर इलाके के अंदर जरूरी नहीं है कि एक जैसी कैपेसिटी हो या एक जैसे पढ़े लिखे लोग हों या एक जैसी पॉलिटिकल थॉट हो. यार यहां पे तो हमारे डायलेक्ट सेम नहीं होते. आप 15 किलोमीटर इधर उधर हो जाएं अपने इलाकों से, आपका बोलने का डायलेक्ट ही चेंज हो जाता है. बात समझ आती? सिंधी बोलने का डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, पंजाबी बोलने का डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, पश्तो बोलने का डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, बलोची बोलने का अपना डायलेक्ट चेंज हो जाएगा. डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं, जुबान का स्टाइल बोलने का चेंज हो जाता है. 15-20 किलोमीटर बाद हो जाता है. समझ आ गई? तो भाई हमें देखना पड़ता है कि यार कौन सा इलाका ऐसा है कि जहां पर एक चीज कुछ लोगों को समझ आएगी, कुछ लोगों को नहीं समझ आएगी. आपको पहले वहां के लोगों की कैपेसिटी देखनी पड़ती है कि क्या वाकई ऐसा है. और बात याद रखें, मेरी बात को, मेरी लाइन पे फोकस रखना है यहां पे. इररिस्पेक्टिव ऑफ how good your thought is, irrespective of how good your plan is, if it contradicts with the thought of the people on which you are applying the thought, it will backfire. आपका थॉट जितना मर्जी अच्छा हो, अगर वो किसी ऐसे इलाके में जहां पे आप उसको थॉट को अप्लाई करने लगे और उस इलाके के लोगों के साथ वो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, तो आपका थॉट फारिग, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो. समझ आ गई बात? एग्जांपल देता हूं. जब आप प्री पार्टीशन हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसमें आप एक पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, उनका नाम है अहमद शहीद बरेलवी. अहमद शहीद बरेलवी के साथ बेसिकली एसोसिएटेड है जिहाद नैरेटिव, मुजाहिदीन मूवमेंट जो उन्होंने यहां पर हिंदुस्तान में शुरू की थी. अहमद शहीद बरेलवी ने शरिया लॉ नाफिज किया था जाकर सबसे पहली दफा पेशावर में. पेशावर के गवर्नर हुआ करते थे यार मोहम्मद. उनके साथ मिलकर उन्होंने वहां के इलाके को फतह किया और वहां पर शरिया लॉ नाफिज कर दिया. तो जिन लोगों के ऊपर अहमद शहीद बरेलवी ने शरिया लॉ नाफिज किया, उन्हीं लोगों ने अहमद शहीद बरेलवी को मार दिया. ठीक है जी, क्योंकि वो शरिया लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट हो गए. क्या हुआ? अहमद शहीद बरेलवी ने वहां पर जाकर शरिया लॉ नाफिज कर दिया और शरिया लॉ नाफिज करने के बाद कहा कि जनाब अब यहां पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाएंगे. वो रूल्स रेगुलेशंस वहां के मुकामी लोगों के अपने ट्रेडिशंस के कॉन्ट्राडिक्टरी थे. एग्जाम्पल नंबर 1 जी, मैं क्योंकि अब शरिया लॉ नाफिज कर दिया है तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यहां पर आज के बाद बेवाओं की दोबारा शादियां की जाएंगी, और वो भी उन मुजाहिदीन के साथ जो कि मेरे साथ आए हैं अरब से, क्योंकि ये 6000 मुजाहिदीन अपने साथ अरब से लेकर आए थे जिहाद नैरेटिव करने के लिए, जिहाद इंप्लीमेंट करने के लिए. तो जी बेवाओं की दोबारा शादियां होंगी और उन मुजाहिदीन के साथ जो मेरे साथ जिहाद करने के लिए यहां पर आए. सरकार उस दौर में पख्तून बेवाओं की दोबारा शादियां नहीं करते थे. आज नहीं करते बहुत से इलाकों के अंदर. मैं तो आज 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी बात कर रहा हूं.
तो वो कहते हैं भाईजान एक मिनट, ये क्या तरीका है? तुम बताओगे हमें कि हमने क्या करना है? तुम तो भाई मेरी वजह से जीते हो। नहीं नहीं नहीं, अब क्योंकि शरिया नाफिज हो गया, अब यहां पर वही होगा जो शरिया कहता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड योर थॉट इज, इफ इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द थॉट ऑफ द पीपल, इट विल डेफिनेटली बैकफायर। अच्छा जी, अब जी बच्चियों को ना इनहेरिटेंस के राइट्स मिलेंगे, वेरी गुड, इनहेरिटेंस के राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन वहां के लोग नहीं देते थे, अभी भी बहुत से लोग नहीं देते। फिर तुम हमें बताओगे हमने क्या करना है? फिर मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूं, मैं उसको पढ़ाऊं जितना मर्जी पढ़ाऊं, तुम मुझे बताओगे कि इतना नहीं पढ़ाना, इतना पढ़ाना है। तुम कौन हो भाई? यार इसको तो निकाल लो, ये कहां से आ गया? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड द थॉट इज, if it contradicts with the thought of the people on which you are applying the thought, it will definitely backfire. आपको ये समझना है, जानना है कि आप जो लॉ या जो पावर जिन लोगों को दे रहे हो, उनके पास वो कैपेसिटी भी है या नहीं है। आज से जी आप एजुकेशन भी संभाल लेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर भी संभाल लेंगे, आप हेल्थ भी संभाल लेंगे, वेरी गुड, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। उस बेचारे के पास कैपेसिटी ही नहीं है ये सारा कुछ संभाल लेंगे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड योर थॉट इज, प्लान बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप किसी को ये ना, आप जनरली बताओ कि यार सेंटर ने पता क्या कहा है, सेंटर ने कहा प्रोविंसेस आप अपना खुद कमाएं और खुद खाएं, ठीक है जनाब, सारे कहेंगे यार वेरी गुड, यार ये तो बहुत अच्छी बात, ऐसा ही होना चाहिए, प्रोविंसेस को खुद मुख्तार होना चाहिए। को भाई हम उस प्रोविंस की बात कर रहे हैं जिस बेचारे के पास पल्ले कुछ भी नहीं है, उसको पावर ही नहीं दी सेंटर ने कुछ करने की, ये कसूर भी सेंटर का ही था। तो चलो शाबाश, थोड़ी बहुत इंटर्नशिप करा देता कभी उसकी, तो थोड़ी बहुत पावर उसको दे देता ताकि वो कम से कम समझ भी आती उसको लॉ मेकिंग करनी कैसे होती है। उसको जनाब डायरेक्ट ही जनाब प्रेप क्लास से उसने जनाब उसको एफएससी में डाल दिए, दरमियान का तो प्रोसेस ही नहीं हुआ लर्निंग वाला। समझ आ गई बात? तो ये सिचुएशन समझने की जरूरत है कि हमारा प्रॉब्लम 18th अमेंडमेंट का ये नहीं है कि 18th अमेंडमेंट गलत है। 18th अमेंडमेंट ठीक है, उसको इंप्लीमेंट गलत तरीके से किया गया, उसका तरीका इंप्लीमेंटेशन का गलत है, उसका टाइम गलत है। जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल सकता था विद इन 3 years, 4 years, 10 years, 15 years, एक करके पावर डिस्ट्रीब्यूट करके, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके, कैपेसिटी बिल्डिंग करके किया जा सकता था। वो उन्होंने एकदम ही कर दिया कि भाईजान पता नहीं दोबारा ही ना मार्शल लग जाए, थोड़ा बहुत टाइम मिला है, अभी अभी मुशर्रफ गया है, थोड़ा बहुत टाइम मिला है, जल्दी जल्दी करो। मैं उनको भी गलत नहीं कह सकता क्योंकि उन बेचारों को भी थोड़ा सा टाइम मिला था, इसलिए उन्होंने सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है जनाब, तो इट शुड हैव बीन डन स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए। इशू नंबर 3 या प्रॉब्लम नंबर 3 इन द 18th अमेंडमेंट, देखिएगा जी, चेंज इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हेडिंग डालिएगा, चेंज इज ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखिए जी, हमें यह बात पता है कि चेंज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, चेंज एकदम नहीं आता, एक कॉन्टिन्यूसली हमें इनपुट देना पड़ता है तो फिर चेंज आता है। समझ आ गई बात? देखें लाइन पे फोकस कीजिएगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड योर इनपुट इज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड योर इनपुट इज, समटाइम्स द आउटपुट टेक्स टाइम। आउटपुट पे वक्त लगता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड द इनपुट इज। You cannot produce a plant in one day by giving the plant the best seed, the best sunlight, the best water, the best soil, everything. Irrespective of how good the input is, the output will automatically take time. उसका वक्त लगेगा, एक दिन में वो प्लांट नहीं तैयार होगा। उसको जितना मर्जी बेहतरीन चीजें दे दो, हाँ, लेकिन अगर आप उसकी कॉन्टिन्यूसली ख्याल रखते जाएंगे ना, उसका चेंज कॉन्टिन्यूसली करते जाएंगे, चीजों को कटाई कटुई करते जाएंगे, उसकी पानी उसको देते जाएंगे, खाद उसको देते जाएंगे, तो एक दिन वो पौधा बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि 18th अमेंडमेंट 2010 के बाद जब हमने की है, उसके बाद से ना हमने 18th अमेंडमेंट को छोड़ दिया। हमें नजर आ रहा है कि चारों प्रोविंसेस की कैपेसिटी एक जैसी नहीं है, हमें नजर आ रहा है कि चारों प्रोविंसेस एक जैसा रिजल्ट नहीं दे रहे, लेकिन हमने फिर भी 18th अमेंडमेंट के अंदर कोई फर्दर अमेंडमेंट नहीं की।
आपको 18th अमेंडमेंट करने के बाद याद आया कि यार 7 की बजाय 9 आपने जो है ना वो जजेस करने थे। आपने प्राइम मिनिस्टर को तो शामिल ही नहीं किया था, आपने चेंज किया ना उसको। आपको प्रॉब्लम समझ आई, आपने उसको चेंज कर लिया। और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं 18th अमेंडमेंट के अंदर। प्रोविंसेस की आपस की लड़ाई चल रही है, प्रोविंसेस रिजल्ट नहीं दे रहे। आप इसको फर्दर क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। आप इनके दरमियान कोई एक फोरम बना सकते हो जहां पर चारों बैठ के आपस में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें या डिस्कस करें। सेंटर इनके दरमियान में मीडिएट करवा सकता है। मेरी बात समझ आ रही? बट प्रॉब्लम इज 18th अमेंडमेंट का कि 18th अमेंडमेंट को फर्दर काउंटर ही नहीं किया गया या फर्दर अमेंड नहीं किया गया। उंगली के ऊपर अगर चोट लग जाए तो उसको ठीक करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसका बहुत देर तक उसको उसी तरह छोड़ देना तो फिर काटनी पड़ जाती है। इतना देर ना लेकर आए कि उंगली काटनी ही पड़ जाए, कि आपको 18th अमेंडमेंट बिल्कुल ही रोल बैक करनी पड़ जाए। जीरो पे वापस आ जाएंगे आप 14-15 साल के बाद, फिर बैक टू जीरो जहां पे पहले खड़े थे। समझ आ गई बात? इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं 18th अमेंडमेंट के अंदर, उनको क्या करने की जरूरत है? हमें फर्दर अमेंड करने की जरूरत है, फर्दर चेंजिंग करने की जरूरत है। वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हम आगे पढ़ेंगे, फर्दर भी आगे पढ़ते जाएंगे कि आगे और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। लेकिन उसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं, बिकॉज चेंज इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए, हेडिंग नंबर 4, और वो है 18th अमेंडमेंट इज स्टिल एन अनफिनिश्ड एजेंडा। 18th amendment is still an unfinished agenda। 18th amendment अभी भी पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुई है। आर्टिकल 140A जो है लोकल गवर्नमेंट का, वो तो इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो जब 18th अमेंडमेंट पूरी तरह इंप्लीमेंट ही नहीं हुई तो फिर आप 18th अमेंडमेंट को यह भी नहीं कह सकते कि 18th अमेंडमेंट गलत है या ठीक है। देखें, आप एक चीज को पे डिबेट तब करते हैं कि ये ठीक है या गलत है जब आपने पूरी तरह उसको क्या कर दिया हो, कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर दिया हो। क्या लोकल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में है? नहीं है। हमारे कुछ सूबों में आधी लोकल गवर्नमेंट है, आधी नहीं है। सिंध में शुरू हुए थे इलेक्शन, बंद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुए थे, बंद हो गए। फेज 1 शुरू हुआ पीटीआई के दौर में, पीटीआई आधा इलेक्शन हार गई, पीटीआई ने फेज 2 कराया ही नहीं। ऐसा ही हुआ ना, आधे खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट है, आधे में नहीं है। सिंध में भी ऐसा ही हुआ। मेयर कुछ इलाकों के बन गए, कुछ इलाकों के रह गए। तो जब तक पूरा 18th अमेंडमेंट इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक आपके पास फिर पूरे का पूरा 18th अमेंडमेंट पे डिबेट भी नहीं हो सकती कि वेदर इट इज अ करेक्ट 18th अमेंडमेंट और इनकरेक्ट। तो इसका फिर हम करेंगे क्या कि 18th अमेंडमेंट शुड बी इंप्लीमेंटेड कंप्लीटली, ताकि उसका रिजल्ट फिर हमें नजर आए कि क्या 18th अमेंडमेंट जो है कंप्लीटली तौर पे फ्लॉप हुई है या ठीक हुई है। तो उसका फ्लॉ नंबर 4 क्या है कि ये अभी भी अनफिनिश्ड एजेंडा है, अभी भी ये पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 5, इशू नंबर 5, और लिखिएगा जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हैज नॉट बीन क्लियरली डिमार्केटेड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हैज नॉट बीन clearly demarcated। The distribution of power has not been clearly demarcated। 18th अमेंडमेंट का 5वां मसला यह है कि 18th अमेंडमेंट ना के जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। ऑन पेपर तो सब क्लियर है, रियलिटी में नहीं। एग्जांपल दे देता हूं, मुझे बताएं कि 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन का सब्जेक्ट किसके पास चला गया? प्रोविंसेस के पास। अगर 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो सेंटर सिंगल नेशनल करिकुलम अप्लाई क्यों कर रहे हैं? हो नहीं रहा की बात नहीं, क्यों कर रहा है? तो उसके पास तो कैपेसिटी नहीं, वो तो कर ही नहीं सकता। अच्छा, छोड़ दें चलिए इस चीज को। मुझे बताएं हेल्थ किसके पास है? प्रोविंसेस के पास। अगर हेल्थ प्रोविंसेस के पास है, पूरे पाकिस्तान को छोड़ दे, मैं सिर्फ एक लाहौर की एग्जांपल दे देता हूं। आपको पता है लाहौर के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो सारे के सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, सिवाय एक अस्पताल के, ये शेख ज़ायद हॉस्पिटल।
शेख जायद हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। एफपीएससी में सीएसएस करने के बाद अगर लाहौर आपका सेंटर था तो आपको मेडिकल करवाना पड़ता है, मेडिकल की रिपोर्ट बनवानी पड़ती है। पूरे लाहौर में आप सिर्फ शेख जायद से करवा सकते हैं, क्योंकि शेख जायद का हॉस्पिटल जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बाकी सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। क्यों? अगर हेल्थ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आ गई है तो शेख जायद अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों है? क्यों भाई? कुछ नहीं पता। अच्छा, पुलिस किसके पास आती है? पुलिस प्रोविंसेस के पास है। अगर पुलिस प्रोविंसेस के पास है तो आप सीएसएस का केएसपी को लगते हैं। सीएसएस तो एफपीएससी करवाता है, एफपीएससी तो फेडरल सिस्टम है। भाईजान ऑन पेपर तो सब क्लियर है कि पुलिस भी इनके पास, एजुकेशन भी इनके पास, हेल्थ भी इनके पास। रियलिटी तो टोटली ऑपोजिट है। रियलिटी में तो अभी भी कोई क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर नहीं है। रियलिटी में तो ओवरलैपिंग ऑफ पावर हो रही है। सिंध में डीएसपी का ज्यादा इम्तिहान हो रहा है और एएसपी ज्यादा लग रहे हैं फेडरल के जरिए। अजीब हौच पौच बना हुआ। इसीलिए फिर क्या होता है कि फेडरल कहता है मैं आईजी लगाऊंगा सिंध का, सिंध कहता है मैं लगाऊंगा आईजी सिंध का। वो कहते हैं ईडी ख्वाजा को लगाना है, वो कहते हैं ईडी ख्वाजा को नहीं लगाना। लड़ाई इसी बात पे हो रही थी और किस बात पे हो रही थी? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैं यही तो प्रॉब्लम समझा रहा हूं आपको कि ऑन पेपर तो सब कुछ क्लियर है कि भाई प्रोविंसेस भी आपके पास, सारा कुछ आपके पास, पुलिस भी आपके पास, हेल्थ भी आपके पास। रियलिटी टोटल ऑपोजिट है। मुझे एक बात बताएं, ये जो आपके पास रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक कहां लिखा हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीएमएस का एसी लगेगा और कितने डिस्ट्रिक्ट में पीएस का एसी लगेगा? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। पीएमएस और पीएस वालों में लड़ाई इसी बात की तो होती है। पीएमएस वाले कहते हैं यार हम भी एसी हैं, जो पीएस में जाते हैं कहते हैं हम भी एसी हैं। तो भाई लगना किधर है इन्होंने? पीएमएस वालों ने कहां लगना है और सीएसएस वालों ने कहां लगना है? कोई क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ही नहीं है। और कहने को एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस के पास चली गई है। इसीलिए प्रोविंस कहता है कि मैं मेयर कराची लगाऊंगा या मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाऊंगा। सेंटर कहता है जी मैं लगाऊंगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली चली किसके पास गई है? प्रोविंसेस के पास। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंसेस के पास चली गई है तो सरकार फिर सीएसएस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का शोभा किसके पास जाना चाहिए? प्रोविंसेस के पास। वो सीएसएस के पास है, मतलब फेडरल के पास। ऑन पेपर तो सब कुछ क्लियर है। ऑन पेपर सब क्लियर है। एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पास, सब कुछ उनके पास। डिजास्टर मैनेजमेंट किसके पास है? डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके पास फेडरल डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, फिर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, फिर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट संभालता है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रोविंसेस संभालते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो संभालते हैं जिनके पास पूरा मुल्क है। समझ आ गई बात? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो उनके पास है जिनको आप छेड़ नहीं सकते। समझ आ गई बात? इसलिए ये एग्जांपल ही देनी सीएसएस में, जो बाकी नहीं है एग्जांपल सिर्फ वो देनी। पहले मुझे बात पूरी करने दे, फिर तू बेशक जितना मर्जी लंबा सवाल कर, एक आर्गुमेंट पूरा कर लेते। मैं समझा पता क्यों रहा हूं आपको? समझा ये रहा हूं कि ऑन पेपर द 18th अमेंडमेंट इज वेरी क्लियर कि प्रोविंसेस को पावर मिलेगी, प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे, जो आप बात कर रहे थे। ऑन पेपर तो सब कुछ क्लियर है। ऑन पेपर तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है। भाई पता तो तब चलेगा ना जब खेलेंगे। और खेलने का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि खेलने के अंदर एट द एंड ऑफ द डे क्लैरिटी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अगर एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो सेंटर सिंगल नेशनल करिकुलम अप्लाई नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन सेंटर कर रहा है। अगर हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो सारे का सारा हेल्थ का निजाम किसके पास जाना चाहिए? प्रोविंसेस के पास। समझ आ गई बात? एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जितनी मर्जी मिसालें निकाल लें आप, सारी के सारी तो प्रोविंसेस के पास। सेंटर के पास तो है ही कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं है तो सब कुछ सेंटर के पास होना चाहिए या प्रोविंसेस के पास होना चाहिए। क्लैरिटी तो हो। ऑन पेपर क्लियर है सब कुछ, रियलिटी में क्लैरिटी नहीं है। समझ आ गई बात? अब आपका सवाल। प्रॉब्लम ये है कि जो सेंटर जो है ना आपके पास, वो कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोविंसेस को कि अच्छा भाई आप फॉर एग्जांपल को क्रेने ले लो, आप ये कोई जो भी इक्विपमेंट है वो सारे का सारा सेंटर प्रोवाइड करता है। असल में पावर जो है ना इंप्लीमेंट करने की वो प्रोविंसेस के पास आती है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जिस तरह जब कोविड आया था ना, तो कोविड के अंदर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी वो डिवाइड करती थी वेंटिलेटर्स सारे के सारे प्रोविंसेस को कि चलो भाई आप वेंटिलेटर तो ले लो, आप वेंटिलेटर ले लो, वेंटिलेटर। एक अथॉरिटी है ऊपर बैठी हुई
जो कि इस तरह डिवाइड करती है। एग्जांपल देता हूं यार, एचईसी सेंटर में है, सेंटर में एचईसी है तो प्रोविंसेस में भी एचईसी बना हुआ है। प्रोविंशियल एचईसी अलग है, सेंटर का एचईसी अलग है। वो भी हायर एजुकेशन कमीशन है, वो भी हायर एजुकेशन कमीशन है। किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना कोई समझ नहीं आ रही। समझ आ गई बात। इसमें रखा उन्होंने पता क्यों है, नाम से, नाम के लिए रखा हुआ है कि जी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारा कुछ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिवाइड करेगी सारा कुछ, कि जिसको जिस प्रोविंसेस को जो जो जरूरत है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से राब्ता कर ले, वो उनको प्रोवाइड कर देगा सारा कुछ। कहने कोई इस काम के लिए रखा हुआ है, असल में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन वो करते काम क्या है कि वो लॉज भी बनाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, वो लॉज भी बनाते हैं कि हम बताएंगे कि कहां पर क्या चीज लगेगी, कहां पर क्या। असल में उनका काम था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करते, प्रोविंसेस सेंटर से जो चीज मांग लेता, सेंटर प्रोविंसेस को दे देता। लेकिन सेंटर अब लॉ बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग ऑफ पावर आना शुरू हो जाती है, जो कि प्रॉब्लम हो जाती है। समझ आ गई। प्रोविंसेस को समझ नहीं आती ना। कोविड में ऐसे ही हो रहा था। कोविड में हो रहा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रही थी स्कूल बंद रहेंगे, सेंटर कह रहा था खोलेंगे। अच्छा, वो उन्होंने बंद कर दी, क्या कहते हैं वो, मार्केटें। हमारे चीफ जस्टिस होते थे जस्टिस गुजार, ठीक है जनाब, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया, जनाब मार्केटें खोल दो, लोगों ने ईद की शॉपिंग करनी है। ठीक है जनाब। अच्छा, वो प्रोविंसेस कह रहे हैं जनाब हमने बंद करनी है, सेंटर कहता हमने खोलनी है, चीफ जस्टिस कह रहा है जनाब बिल्कुल ही खोल दो, लोगों ने शॉपिंग करनी है। अजीब पता नहीं चल रहा है सिस्टम यहां पे, जिसके पास जो पावर आई जा रही है वो खुली जा रहा है, बंद करी जा रहा है, जो अपने ऑर्डर जारी करी जा रहा है। क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं आ रही, क्लियरली डिमार्केशन ऑफ पावर नहीं है। ऑन पेपर क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर है, रियलिटी में नहीं है। सवाल नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि सम टाइम एट द एंड ऑफ द डे ऑन पेपर तो सब कुछ क्लियर है। असल प्रॉब्लम किसका आ रहा है, इंप्लीमेंटेशन का। आप 18th अमेंडमेंट को उस टाइम बिल्कुल क्लियरली तौर पे 100% जीरो कह सकते हो जब आपने सब कुछ क्लियरली डिवाइड कर दिया और सेंटर ने अपना हाथ खींच लिया और प्रोविंसेस से कुछ भी ना हुआ, तब आप उसको कंप्लीटली जीरो कह सकते हो। आप इसको अभी कंप्लीटली जीरो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी सब कुछ प्रोविंसेस को तो मिला ही नहीं है। जिस दिन आप सारा कुछ प्रोविंसेस को दे दोगे, फिर उनको चेक करोगे कि यार आपकी वाकई परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं सही, उस दिन आप उसको एक 100% करेक्ट या 100% रॉन्ग जो मर्जी कह देना उसको, अभी नहीं कह सकते आप उसको। मेरी बात समझ आ रही। पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा जी, इशू नंबर 6 या पॉइंट नंबर 6 जो भी आप लिख रहे हैं, हेडिंग आपने डाली हुई है वो लिख लें। लिखिएगा जी, there is a clash between the provinces related to there is a clash between the provinces related to distribution of finances through the NFC awards. Distribution of finances related to the NFC awards. देखिए पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एनएफसी अवार्ड्स क्या है? नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स। सेंटर पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको? प्रोविंसेस को। अब जरा यहां पर थोड़ा सा ना आपने अटेंशन जरा इधर दीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए इस सारे के सारे इशू। देखिए बात यह है कि फ्रॉम द स्टार्ट जब 1947 के अंदर 4 बच्चे थे एक इंसान के, ठीक है जनाब, 2010 तक आते आते 60 साल उसने गुजारे। 60 साल बाद वो बंदा रिटायर हो गया। 60 साल रिटायर होने के बाद उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और 4 को कहा लो भाईजान अपना अपना हिस्सा लो, जाओ ऐश करो, कमाओ, तो मैंने वो लिया के दिया। समझ आ गई बात? वो बच्चे जिन्होंने 1947 से लेकर 2010 तक निकट्ठू कुछ भी नहीं किया, उन 2010 के बाद उन बच्चों को इतनी पावर मिल गई कि अब उनको समझ ही नहीं आ रही है करें। समझ आ गई बात? उसमें एक और मसला है। मसला यह है कि जो सेंटर है ना वो क्या कर रहा है कि सेंटर अपने 4 बच्चों को ना पॉकेट मनी देता है कि चलो भाईजान तुम लोग ना ये पॉकेट मनी ले लो और इनसे क्या करो, अपने अपने मसले हल कर लो। जो पॉकेट मनी सेंटर देता था ना, सेंटर पॉकेट मनी देता था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन शुरू में। अब आप अंदाजा लगाएं कि होता क्या। 1947 से आप हम आ गए 2010 तक। अब इसमें डिवीजन है 1947 से लेकर 1973 और 1973 से लेकर 2010। फर्क क्या है समझाता हूं।
जब आपको लोग ये कहते हैं ना कि हमने सकूते ढाका से, हमने डाउनफॉल ऑफ ढाका से, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश से कुछ नहीं सीखा, तो वाकई बिल्कुल ठीक कहते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे। एक पाकिस्तान था वेस्ट पाकिस्तान जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, और एक पाकिस्तान था ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश वाला साइड, आपका बंगाल। जो बांग्लादेश वाली साइड थी ना, वो पॉपुलेशन में इस साइड से ज्यादा थी, राइट। टोटल पॉपुलेशन जो अगर 100 थी पाकिस्तान की, उसमें से 55 लोग रहते थे ईस्ट पाकिस्तान में यानी बांग्लादेश में, और 45 रहते थे वेस्ट पाकिस्तान यानी इस साइड पे। पॉपुलेशन को निकाल कर देखिए अगर आप। और अगर आप मुझे ये अल्फाज अदा करने की इजाजत दें तो मैं कहूं आपको कि असल पाकिस्तान वो था, ये नहीं था असल पाकिस्तान। असल पाकिस्तान वो था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग भी ढाका में बनी थी। मुस्लिम लीग का पहला सदर जो आगा खान, वो भी वहीं से था। नवाब सलीमुल्लाह खान जिसके घर पर बैठकर मुस्लिम लीग बनी थी, वो भी ढाका से था। नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, सारी की सारी फंडिंग भी उन्होंने की थी। ए फजल हक जिसने लाहौर डिक्लेरेशन पढ़ी थी, जिसके तहत पाकिस्तान बना था, वो भी शेर बंगाल था। असल पाकिस्तान तो वो था। हम तो चुंगे में मिले थे इस वाली साइड पे, लेकिन हमने कब्जा कर लिया। हमने कहा नहीं भाईजान, हम हैं असल पाकिस्तान। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर आप असल पाकिस्तान हैं तो थोड़ा सा राइट हमें भी दे दें। हमने कहा जी नहीं, उर्दू बनेगी नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने कहा जी बंगाली बनेगी। 55% लोग बंगाली बोलते हैं, 45% लोग उर्दू बोलते हैं। उन्होंने कहा जी बंगाली को बनाएं। हमने कहा नहीं जी, हमने उर्दू को बनाना है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, उर्दू को बना लो। उन्होंने कहा फिर आप एक काम करें, आप उर्दू को अगर कैपिटल, उर्दू का बना रहे हैं नेशनल लैंग्वेज, तो ढाका को कैपिटल बना लें। तो एक आप रख लें, एक हमें दे दें। उन्होंने कहा जी नहीं जी, कैपिटल भी कराची बनेगा। उन्होंने कहा चलो कराची बना लें। उन्होंने कहा फिर एक काम करें, अगर आप जो है ना वो रुपया जो है उसको अपनी करेंसी बना रहे हैं, तो हमारी करेंसी है जो ऑलरेडी चल रही है टका, जो बंगाली जो है, वो आप हमें रहने दें। हमने कहा नहीं जी, आप भी क्या इस्तेमाल करेंगे, रुपया ही इस्तेमाल करेंगे। और हमने और क्या हरकतें की, आप अंदाजा लगाएं कि इस कौम की हालत चेक करें। हम 47 के बाद ना तारीख जानबूझ के नहीं पढ़ाते, वरना आपके ना जितने भी ये लोग हैं ना, आपके लीडर्स, आपका दिल करे कि आप उनको कब्रों से निकालें और उनको ना उल्टा टांग दें। जो हरकतें की उन्होंने आपके मुल्क के साथ, आपने बंगालियों के साथ पता क्या हरकत। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, आपको खुद ही समझ आएगी लेटर ऑन हमने और क्या किया। मैं उसकी बाद में कभी डिस्कशन हुई ना हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, तब बताऊंगा आपको मैं। हमने बंगालियों को नीच और अपने आप को ऊपर साबित करने के लिए बहुत से इकदाम किए। इकदाम नंबर 1 छोटा सा, रोहिदात खान बहुत पाकिस्तान के मशहूर एक सिविल सर्वेंट थे, कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हुई है इस्लामाबाद में, 100 ईयर्स एज उनकी। ही वॉज सर्विंग एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू जनरल याया खान। वो याया खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब ढाका फॉल हुआ था। तो रोहिदात खान अपनी किताब में लिखते हैं कि जब ढाका फॉल हुआ 1971 में, तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू जनरल याया था। मैं जनरल याया के दफ्तर में गया और जनरल याया को मैंने जाके उसको बताऊं कि वहां पर ढाका फॉल हो गया। ढाका तो मतलब बांग्लादेश तो यहाँ मुल्क बन गया। तो कहता मैं उनके दफ्तर में दाखिल हुआ तो जनरल याया ना अपने दफ्तर में बैठे शराब पी। तो मैंने जनरल याया को कहा कि यार आप बैठे यहाँ पे शराब पी रहे, वहां पे ढाका फॉल हो गया। तो कहता कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम उन कालों और बोनों की खातिर मुझे कहते हो कि मैं वेस्ट पाकिस्तान को छोड़ दूं। कहता कि ये अल्फाज थे जनरल याया के। कहता उस दिन मुझे समझ आई थी कि हमारी तो फोकस ही नहीं था कभी भी उन लोगों को बचाने के ऊपर, और आप लोगों ने अपने आप को ऊपर और उनको नीच साबित करने के लिए मुहावरे इस्तेमाल किए। जब आप किसी की बहुत अच्छी बात होती थी, आप कहते थे तुम्हारी बात 16 आने हैं और तुम्हारी बात 2 टके की। 2 टके की बात वो होती थी जो कि छोटी और नीच बात होती थी। यह हम मुहावरे इस्तेमाल करते थे अपनी जुबान के अंदर। 16 आने बात की है यार तुमने, बड़ी यानी पहुंची हुई बात की है तुमने यार, तू 2 टके की गल की थी। ये आम जुबान में अल्फाज इस्तेमाल होते थे हमारे। और आप कहनी जी हमने तो बंगालियों के साथ कुछ भी नहीं किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं उनके साथ। हाँ, वो अल्लाह वालों ही बन गए सारे के सारे। सरकार, देयर आर मेनी इंडियंस हु डिसलाइक यू, देयर आर मेनी पाकिस्तानीज हु डिसलाइक इंडियंस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ बंगालीज who just hate you. They don't dislike, they just hate you for what you did to them in 1971, and you are doing exactly the same thing in these smaller provinces in your country, in Sindh, in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa। वो सब कुछ वही कर रहे हैं आप जो आपने वहां पर किया था बंगालियों के साथ। ये तो इनकी थोड़ी सी शराफत है
कि ये अभी हथियार नहीं उठाए इन्होंने जिस तरह उन्होंने उठा लिए थे, लेकिन सरकार ठीक कर ले उंगली इससे पहले कि उंगली काटनी पड़े या फिर कोई आके काट जाए। समझ आ रही है बात? मैं इससे ज्यादा ओपनली बात मेरा ख्याल है नहीं कर सकता। यही मसला यहां पर भी है हमारे सूबों के अंदर। अब अंदाजा लगाएं कि हो क्या रहा था। हो ये रहा था कि देखें 1947 से 73 तक हो ये रहा था कि 55% पॉपुलेशन कौन सी थी? बांग्लादेश में, और 45 कहां से थी? पाकिस्तान में। सेंटर ने पैसे देने थे, तो जारी बात है कि सेंटर ने पैसे देने थे। बांग्लादेश कह रहा था कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें पैसे मिलने चाहिए ज्यादा। हमने कहा जी नहीं, आपको हम ज्यादा पैसे नहीं देंगे, हम ज्यादा पैसे देंगे वेस्ट पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि इनका एरिया ज्यादा है। तो हम पैसे डिवाइड किया करते थे 1947 से लेकर 73 तक ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो हाँ 1 मिनट भी ऐसे किया हमने ना। हमने कहा एरिया ज्यादा है, आप इकट्ठा कर लेना जी। आप 2 किलोमीटर हैं, हम 2.5 किलोमीटर हैं, तो 2.5 किलोमीटर वालों को पैसे ज्यादा मिलने चाहिए। वो कहें यार एरिया के लिहाज से कौन डिवाइड करता है? पॉपुलेशन के लिहाज से डिवाइड होगा। हमने कहा नहीं जी नहीं, एरिया के लिहाज से डिवाइड होगा। गुड। 73 में वो आपसे साथ सेपरेट हो गए। अब आपका ये मुल्क बच गया। अब आपको तब जाके रियलाइज हुआ कि एरिया के लिहाज से डिवाइड किया तो ज्यादा पैसे तो देने पड़ेंगे बलूचिस्तान को। आपने कहा जी अब हम पैसे देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो 1973 से लेकर 2010 तक हम देते थे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। बड़े सियाणे हैं यार। आप अंदाजा लगाएं पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होती थी हमारी। फिर जब लोग कहते हैं ना कि यार हमने सकूते ढाका से कुछ नहीं सीखा डाउन, और यही बात हो रही होती। जब राइट देने की बारी आई अपने छोटे प्रोविंस को, बेशक एरिया के लिहाज से ज्यादा बड़ा था लेकिन था तो गरीब, तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, अब हम देंगे पैसे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा वो बेचारे सियाने लोग थे, शरीफ लोग थे, मान गए। उनका चलो ठीक कोई बात, आप पॉपुलेशन की बेस पे पैसे देना शुरू कर दो। तो पॉपुलेशन की बेस पे जब पैसे बनते थे तो जारी बात है 25 करोड़ पॉपुलेशन के 12.5 करोड़ तो पंजाब में रहते थे, तो ज्यादा पैसे किसको मिल जाया करते थे? पंजाब। 2010 में जाके सूबों ने बड़ा रौला डाला कि यार ये तो बड़ा अजीब तरीका है, आप पॉपुलेशन की बेस पे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सरकार हमें तो कभी पैसे मिलेंगे ही नहीं ज्यादा। तो अगर आप पॉपुलेशन की बेस पे पैसे ज्यादा देंगे तो फिर इसका मतलब है कि हमें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ आ रही? वो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप कहते हैं तो देख लेते हैं फिर हम। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, पहले बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, थोड़ा सा रुको, जरा सब्र करो। बात समझ आ रही? कंट्रोल उधे कंट्रोल। उन्होंने कहा जी हम आपको राइट देते। उन्होंने कहा चलो दें। आपने कहा जी अब हम पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4 चीजों की बेस पे। सबसे पहली चीज है पॉपुलेशन, ठीक है जी, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे ज्यादा, ठीक है जी। दूसरी है आपके पास प्रोविंशियल जीडीपी, प्रोविंशियल जीडीपी, ठीक है जनाब। प्रोविंशियल जीडीपी जो मुझे ज्यादा पैसे कमा कर देगा, जो सूबा मुझे ज्यादा पैसे कमा कर देगा मैं उसको ज्यादा हिस्सा दूंगा। गुड। तीसरे नंबर पे पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, जो सूबा जितना गरीब होगा उसको उतना हिस्सा ज्यादा मिलेगा। गुड। चौथे नंबर पे अर्बनाइजेशन, इसको इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं। अर्बनाइजेशन, जो अर्बन इलाके होते हैं ना उनकी जरूरत भी ज्यादा होती है, ठीक है जनाब। तो जिसमें अर्बनाइजेशन ज्यादा होगी उसको हम पैसे देंगे ज्यादा। लो जी, इन्होंने अपनी तरफ से एक की बजाय आप कितने क्राइटेरिया बना दिए? 4। अपनी तरफ से इन्होंने मसले को हल किया। अच्छा मजे की बात यह कि मसला हल होने के बजाय ना मजीद बढ़ गया। कैसे? समझाता हूं। पंजाब कहता है कि मेरी पॉपुलेशन भी ज्यादा है और मेरी अर्बनाइजेशन भी ज्यादा है, तो मुझे पैसे मिलने चाहिए ज्यादा। समझ आ गई बात? चलो गुड। फिर आ गया आपके पास सिंध। सिंध कहता भाईजान एक मिनट, सबसे ज्यादा पैसे कमा के कौन देता है? सिंध। प्रोविंशियल जीडीपी सबसे ज्यादा किसकी है? सिंध की। तो सिंध कहता है पैसे ज्यादा मुझे मिलने चाहिए, वो भी ठीक कहता है, ठीक है जनाब। फिर आ गया बलूचिस्तान। वो कहता है यार मेरी बात सुनो, तुम दोनों ने लड़ लिया हो आपस में, तो मुझे, मैं आपको बात करूं, तुम सब में से ज्यादा गरीब कौन है? मैं। बलूचिस्तान ठीक कह रहा है। वो कहता जी पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। इसी दौरान में इनका चौथा भाई भी आ गया, खैबर पख्तूनख्वा। उसने कहा भाई मेरी बात सुनो, आप लोगों ने ना फाटा को भी मर्ज कर दिया हमारे साथ, फाटा का मर्जर हो गया केपी के साथ। जब फाटा केपी से मर्ज हो गया तो मेरी तो पॉपुलेशन भी बढ़ गई और मेरी पॉवर्टी भी बढ़ गई, क्योंकि फाटा के सारे लोग गरीब थे। तो मेरी पॉवर्टी में पहले 10 लोग थे, अब 20 लोग हैं।
मेरी पॉपुलेशन पहले 10 की थी, अब 20 की है, तो मेरी पॉपुलेशन भी बढ़ गई और पॉवर्टी भी बढ़ गई। तो खैबर पख्तूनख्वा वांट्स के पॉपुलेशन और पॉवर्टी की बेस पे ज्यादा पैसे मिले, पंजाब वांट्स पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन पे ज्यादा पैसे मिले, सिंध वांट्स प्रोविंशियल जीडीपी पे ज्यादा पैसे मिले, बलूचिस्तान वांट्स के सिर्फ पॉवर्टी बैकवर्डनेस पे ज्यादा पैसे मिले। अपनी तरफ से इन्होंने मसले को हल किया है। मसला यह हुआ है कि मसला मजीद बढ़ गया है कि नाउ द प्रोविंसेस वांट्स के इसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा किसका मिलेगा और किस बेस पे मिलेगा। सो द प्लान इज गुड कि आप जरा थोड़ा सा इनहैंस करें एनएफसी को, लेकिन उसका नुकसान उल्टा ये हो गया है कि प्रोविंसेस की अब लड़ाई ज्यादा हो गई है कि हमारा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। पंजाब कहता है कि भाई देखो मेरी बात सुनो, बलूचिस्तान वालों तुम कह रहे हो तुम्हारी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, गुड, मैं मान लूं अगर 2 करोड़ के 2 करोड़ ही गरीब है, मेरी टोटल पॉपुलेशन कितनी है 12.5 करोड़, मेरे 12.5 करोड़ में से 5 करोड़ गरीब है, तो मेरी तो गुर्बत भी ज्यादा है। मेरी बात समझ आ रही है ना जी? 12.5 करोड़ के 12.5 करोड़ तो नहीं ना डिफेंस में रहते, समझ आ गई बात? तो उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर कहता है कि मेरी गुर्बत भी ज्यादा है। तो इसलिए प्रोविंसेस जो है ना वो आपस में इस बात पे लड़ रहे हैं। अब हम जब कहते थे ना चेंज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसको आपने 14 साल से छेड़ा ही नहीं है इस तरीके को। यार इसमें कुछ और ऐड कर दो, आप इसमें ऐड करो कि जो प्रोविंस सबसे ज्यादा एजुकेशन पे पैसे लगाएगा उसको हम ज्यादा पैसे देंगे। आप कहो कि जो प्रोविंस सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा उसको हम ज्यादा पैसे देंगे। वो प्रोविंस जो अपने मुल्क अपने सूबे के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेसेस क्रिएट करेगा हम उसको ज्यादा पैसे देंगे। जो प्रोविंस अपने सूबे में क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल करेगा हम उसको ज्यादा पैसे देंगे। यार कुछ तो इंसेंटिव दो प्रोविंसेस को, ताकि प्रोविंसेस को पता चले कि यार ज्यादा पैसे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बलूचिस्तान कहता है ज्यादा पैसे लेने के लिए मुझे अपनी गुर्बत को गुर्बत ही रहने देना पड़ेगा, ये अगर अमीर हो गया तो मुझे तो पैसे नहीं मिलेंगे। बहुत समझ आ गई? तो ये एक अजीब सी सूरत है जिसके अंदर प्रोविंसेस जो असल में जो चाह रहे थे कि 18th अमेंडमेंट से फर्दर उनको फायदा मिले, वो रिजल्टेंटली उनको फायदा नहीं मिल रहा है। इवन दो कि अब एनएफसी अवार्ड्स में एक की बजाय 4 चीजें आ गई हैं, बट स्टिल द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम, दैट इज द सेंटर प्रोविंस रिलेशन हैज बीन अफेक्टेड, इवन द प्रोविंस प्रोविंस रिलेशन हैज बीन अफेक्टेड। आपको क्या करना चाहिए? आपको इसको फर्दर अमेंड करना चाहिए, इसमें एजुकेशन ले आए, इसमें लॉ एंड ऑर्डर ले आए कि जो जिस सूबे में क्राइम रेट सबसे कम होगा उसको हम पैसे ज्यादा देंगे, जो सूबा एजुकेशन पे ज्यादा पैसे लगाएगा उसको ज्यादा पैसे देंगे, जो सूबा अपने मुल्क के अपने सूबे के अंदर ज्यादा एनर्जी जनरेशन का प्लांट लगाएगा हम उसको ज्यादा पैसे देंगे। यार कुछ तो इंसेंटिव दो। विमेन एम्पावरमेंट पे जो ज्यादा खर्चेगा उसको हम ज्यादा पैसे देंगे, जो रिसर्च में ज्यादा पैसे लगाएगा उसको ज्यादा पैसे देंगे। तो कुछ इंसेंटिव आपको अल्टीमेटली देना पड़ेगा प्रोविंसेस को, फिर जाके प्रोविंसेस इस काबिल होंगे कि एनएफसी अवार्ड्स को अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम। ये हैं वो 6 चीजें जिनकी बेसिस के ऊपर सेंटर प्रोविंस रिलेशन भी इफेक्ट हो रहा है। ये हैं वो 6 चीजें जो असल में इश्यूज हैं 18th अमेंडमेंट के, जिनकी वजह से 18th अमेंडमेंट आपको वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा जो रिजल्ट शायद आपने सोचा हुआ था कि 18th अमेंडमेंट के बाद रिजल्ट आपको मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? एंड दैट इज व्हाई नॉट जस्ट द प्रोविंस रिलेशन इज अफेक्टिंग बीइंग अफेक्टेड, द सेंटर एंड प्रोविंस रिलेशन इज बीइंग अफेक्टेड एज वेल। ये है प्रॉब्लम 18th अमेंडमेंट। क्लियर होगी बात? जी। पॉपुलेशन 47 से लेके 73 तक ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, 73 से 2010 तक ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, 10 से आगे 4। अब प्रॉब्लम है ना, यही ताकत आता हूं ना, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके अंदर सिचुएशन जो हमें समझ आ गई। अब इसमें एक और मसला है, मैं बताता हूं वो क्या है। देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना हुआ पता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर ने ये ऐड कर दिया है क्लॉज कि जो प्रोविंसेस का हिस्सा है वो हर एनएफसी आता है 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद जो एनएफसी अवार्ड मिलेगा वो पिछले एनएफसी अवार्ड से कम नहीं होगा, वो पिछले एनएफसी अवार्ड से ज्यादा होगा, कम से कम उतना तो जरूर होगा जितना पिछले 5 साल पहले मिला था, लेकिन उससे कम नहीं होगा। अब आपको रौला समझाता हूं। और भजन जिस दिन आप ये फैसला करेंगे ना कि कश्मीर आपका प्रोविंस बनेगा,
उस दिन सबसे पहले आपको रौला ये देगा, एनएफसी के अंदर कश्मीर को हिस्सा कैसे देना है, हम कश्मीर को हिस्सा कैसे मिलेगा, किसका हिस्सा काटेंगे आप? पंजाब का वो नहीं काटने देगा, सिंध का वो कभी भी नहीं काटने देगा, बलूचिस्तान का भजन मुझे पहले कितना मिल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी काटने नहीं देगा। समझ आ रही? तो किसका हिस्सा काटेंगे आप? और आप अगर हिस्सा काटेंगे तो सर इसका मतलब यह हुआ कि आप एनएफसी अवार्ड में उस प्रोविंस को पिछले एनएफसी से कम पैसे देंगे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वॉल्यूशन कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वॉल्यूशन पे आर्टिकल 6 है, कॉन्स्टिट्यूशन की सजा तन से जुदा, चल भाई कौन सी दी। तो भाई कोई रौला एक नहीं है। आप जब कश्मीर को अपना हिस्सा बनाएंगे तो भाईजान कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे ना उनको। ये तो नहीं होगा कि सरकार आप हमारा हिस्सा बन गए, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप अपना गुजारा खुद करें। तो कहेंगे यार चंगे हम आपकी तरफ उधर ही खुश थे जहां पे हम पहले थे, कुछ तो मिला था। तो अब प्रॉब्लम है इसके अंदर अंडरस्टैंड करने वाला। अब हो ये रहा है कि ये देखिएगा, जो टोटल पैसे मिलते हैं ना उसको हम कहते हैं डिविजिबल पूल। इमेजिन करें डिविजिबल पूल है 100 रुपया, 100 रुपया। इस 100 रुपए में से 57.5% पैसे प्रोविंसेस को मिलते हैं और 42.5% पैसे सेंटर अपने पास रखता है। जितना भी डिविजिबल पूल है 100 रुपया है, 100 में से 57.5% किसको जाएगा? प्रोविंसेस को। 42.5% किसके पास रहेगा? सेंटर के पास। समझ आ गई बात? अब लड़ाई, ये तो प्रोविंसेस की तो हमें लड़ाई समझ आ गई ना कि प्रोविंसेस कह रहे हैं कि हमें हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। सवाल यह है कि सेंटर प्रोविंसेस को ज्यादा पैसे दे क्यों नहीं रहा? मसला बताता हूं क्या। अब ये जो 42.5% पैसे हैं जो किसने अपने पास रखने हैं? सेंटर ने। सेंटर कहता है कि इस 42.5% में से 20% तो मैं डेट दे देता हूं, यानी वो जो मैंने कर्जा लिया हुआ है। 42.5% में से 20% कहां जाता है? डेट में। सेंटर कहता है मेरे पास तो असल में बचा 22.5%, 42.5 नहीं 22.5%। क्यों? क्योंकि 20% तो मैं डेट में दे देता हूं, यानी कि कर्जे में। वो तो कैलकुलेट ही नहीं हो रहा। सेंटर कहता है मेरे पास तो वैसे भी पैसे थोड़े हैं, मुझे 42 नहीं मिल रहा, मुझे 22 मिल रहा है, क्योंकि 20 तो मैंने डेट में दे देना है। सेंटर उल्टा पता क्या काम करता है? सेंटर कहता है यार मेरी बात सुन, मैंने डेट लिया, उधार लिया जी, किस पे लगाया? तुम लोगों पे। जो पैसे वापस करने वो भी तुम दो, सारी बात है। क्योंकि भाई जो पैसे मैंने लिए हैं वो मैंने अपने ऊपर तो नहीं लगाए, तुम्हारे पे लगाए हैं ना, प्रोविंसेस पे लगाए हैं। कहीं कोई रोड बनवा दी, कहीं मैंने कोई पावर प्लांट बनवा दिया, कहीं को पुल बनवा दिया, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। तो पैसे किस पे लगे हैं? प्रोविंसेस पे। तो डेट वापस भी कौन करे? प्रोविंसेस। प्रोविंसेस कहते हैं कि भाईजान हमने डेट वापस नहीं करना। क्यों? वो कहते हैं डेट लिया किसने? सेंटर ने। तो वापस भी कौन करेगा? सेंटर। समझ आ गई बात? अब सेंटर कहता है कि मेरे पास पैसे हैं नहीं, मुझे प्रोविंसेस से पैसे मिलने चाहिए। प्रोविंसेस कहते हैं कि हमारे पास पहले ही पैसे थोड़े हैं, सेंटर हमें उसके बदले में मजीद पैसे दे। इसका वाहिद तरीका पता क्या है? वाहिद तरीका यह है कि आप ये जो 100 रुपए का डिविजिबल पूल है ना, इसको बढ़ाएं। आप अपना डिविजिबल पूल ले जाएं 150 पे। 150 का 57.5% 100 के 57.5% से ज्यादा है। डिविजिबल पूल का मतलब है कमाएं ज्यादा, एक्सपोर्ट ज्यादा करें। जितना आप ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना आपको प्रोविंसेस को पैसा मिलेगा भी ज्यादा। और जब प्रोविंसेस को पैसा मिलेगा ज्यादा तो परसेंटेज चाहे 57.5 ही रहे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। सादी जुबान में घूम फिर के सब कुछ एंड अप होता है इस चीज पे कि हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है। क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी तो प्रोविंसेस का मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि उसकी परसेंटेज चाहे 57.5 ही रहे, लेकिन 1000 का 57.5% इज बेटर देन 100 का 57.5%। तो यू नीड टू बेटर योर इकोनॉमी। सेंटर प्रोविंस रिलेशन को बेहतर करने के लिए यू नीड टू बेटर योर इकोनॉमी। प्रॉब्लम समझ आ रही? तो 18th अमेंडमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड and how it should be implemented or it should have been implemented.
क्लियर होगी बाजी? तो ये एक आइडिया जो है एग्जिस्ट करता है सारे का सारा, जिसके अंदर जो है वो समझना जरूरी है कि भाईजान किस तरह हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए था पावर को। क्लियर होगी बाजी? ऑल गुड जी। अच्छा जी, क्या जी, कैन यू प्लीज प्रोवाइड द कोर्स आउटलाइन और वीकली प्लान ऑन हाउ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड एवरी वीक? जी मैं आपको दे देता हूं जी, वो वैसे भी ऑनलाइन पड़ा हुआ है, जो फॉर्म आपने फिल किया उस पर भी लिखा हुआ है सारा कुछ। लेकिन बहरहाल अभी को ये टॉपिक कंप्लीट होना था तो कंप्लीट मैंने करवा दिया, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीक से स्केड्यूल दे दिया करूंगा। ऑनलाइन फॉर्म में भी पड़ा हुआ है लेकिन मैं वैसे भी दे दिया करूंगा, जो आपको चाहे मिल जाए करें। सवाल मसला परेशानी क्लियर हुआ? किसके अंदर तो बताए ना, 1947 के अंदर हिस्टोरिकल एनालिसिस, तो हमने पहली क्लास में यही तो पढ़ा था कि भाई हमने प्रोविंसेस से यही तो वादा किया था कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे आपको। 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी, 62 में कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी, 73 में भी कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी। जाके कब मिली है? जाकर 2010 में। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स में भी लिखा हुआ था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन हमने नहीं दी। मेरी बात समझ आ रही है? मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी और प्रोविंसेस को रेसिड्यूरी पावर्स मिलेंगी, यानी लॉ मेकिंग की पावर भी मिलेगी। नहीं मिली। ये तो पहली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, मेरा ख्याल है। आप उसको गो थ्रू करें दोबारा उस क्लास को, ताकि आपको हिस्ट्री उसमें से समझ आ जाएगी। वो पड़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर, आप जाएंगे सीपीआई पाकिस्तान के लाइव सेक्शन के अंदर, वहां पे आपको मिल जाएगा टॉपिक। ठीक होगा जनाब? कल टेस्ट नहीं है भाई। ओ अच्छा सॉरी, मैं क्लास की बात करूं, क्लास तो है कल भाई, जरूर होगी क्लास। कल हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो आप लोग कहेंगे वो टॉपिक शुरू कर लेंगे हम उसके अंदर नया। मैं तो समझता हूं कि हमें बेसिकली शुरू करना चाहिए पाकिस्तान एंड नेबर्स से, क्योंकि पाकिस्तान एंड नेबर्स पे हर साल सवाल आता है। नेबर्स का मतलब सिर्फ एक नेबर नहीं है हमारे पास 4 नेबर हैं, चारों पे सवाल आता है। कभी कभार एक पे पूछ लेता है, कभी कभार 2 पे पूछ लेता है। ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, चारों नेबर है, ठीक है, जिन पे सवाल हर साल एक ना एक नेबर पे सवाल आता है। नेबर से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद आगे चलते रहेंगे जी। और इसके अलावा जी टेस्ट तो भाई कल होगा सिर्फ 18th अमेंडमेंट के क्वेश्चन के ऊपर। जो 18th अमेंडमेंट पढ़ी है हमने, सिर्फ उस पर सवाल आएगा। टेस्ट में शुरू में भाई इसलिए कर रहा हूं, मुझे कोई मसला नहीं है टेस्ट में, बल्कि वो तो ज्यादा नुकसान है टेस्ट चेक करने का, लेकिन आपका फायदा यह कि आप लिखोगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। जब तक लिखोगे नहीं तो फायदा कोई नहीं है। तो टेस्ट तो हर हफ्ते होगा, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आपने टेस्ट देना कि नहीं देना, लेकिन मेरा मशवरा है कि टेस्ट आप दें जरूर, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपके पास हो, ठीक है जी। तो ये होगा सारे का सारा टेस्ट इंशाल्लाह, ठीक है जी। और इसके अलावा जी क्लास का टाइम टेबल, जी मैं इंशाल्लाह कल की क्लास की टाइम टेबल जो है ना वो हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा जुमे की वजह से, वो मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। आपको टेस्ट, आपका स्केड्यूल नहीं मिला कल के टेस्ट? मिला है ना? बस ठीक है, कल टेस्ट जल्दी है आपका, ठीक हो जनाब। मुलाकात करते हैं जी कल की क्लास में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।